ऐसे 18 साल हुए, 20 साल हुए, 16 साल हुए, अपने धंधे में लग जाओ। तो अल्टीमेटली स्टार्टअप तो धंधा ही चलाना है ना। इनोवेशन और चेंजिंग विद टाइम्स बोलते हैं ना, वो आपको कंटिन्यूस करना पड़ता है। फोन सिर्फ एक ही चल रहा था, ब्लैकबेरी, क्योंकि उन्होंने इनोवेट नहीं किया प्रोडक्ट में, बंद हो गई। जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, जो हमारी सर्विसेज को ले रहे हैं, उनकी माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत पढ़ाई कर ली, आपने बहुत पैसा कमा लिया, बट आपके दिमाग में गिविंग बैक टू द सोसाइटी है कि नहीं? ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है is to support people to do lot of different things. जब आप ट्राई करो, ये नहीं चला, आप फेल करो, फिर उसको ठीक करो। वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, they know that they रिस्क में जा रहे हैं। सिडबी की, फंड ऑफ फंड्स की, बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली फॉर द स्टार्टअप वर्ल्ड। एक अपना आइडिया बहुत अच्छी कर दी, पर आपको नहीं मालूम इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। इस दुनिया में ना ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। स्टार्टअप बहुत सारे सवाल हम लोगों के बीच में रहते हैं। इनोवेशन क्या चीज है, स्टार्टअप कैसे होगा, सीड फंडिंग क्या है, एंजल कैपिटल क्या है। अगर आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं तो ये पॉडकास्ट स्पेशली आपके लिए है। आज हमारे बीच वेंचर कैपिटलिस्ट ब्लिंक इन्वेस्ट के अमित रतनपाल जी हैं, ये इन सारे सवालों का जवाब देंगे। वेलकम अमित भैया, कैसे हैं आप? बस एकदम फर्स्ट क्लास। तो स्टार्टअप के अराउंड बहुत सारी इनसिक्योरिटीज रहती हैं, लोगों को समझ नहीं आता है। तो अगर हम लोग इस बात पे कोशिश करें कि स्टार्टअप है क्या? स्टार्टअप जो वर्ड है वो अंग्रेज का वर्ड है, बट इंडिया में अगर आप देखोगे, हमारे बुजुर्ग सब क्या करते थे भैया, जैसे 18 साल हुए, 20 साल हुए, 16 साल हुए, अपने धंधे में लग जाओ। तो अल्टीमेटली स्टार्टअप तो धंधा ही चलाना है ना। करेक्ट। अगर आप देखिए आज कानपुर की सिटी के ही देख लीजिए, कितने माइग्रेंट है, कितने लोकल है। जी जी जी, जो 50 साल 40 साल पहले यहाँ पे आके अपना बिजनेस ही किया है। करेक्ट, वेरी करेक्ट। तब तो कंसेप्ट स्टार्टअप नहीं था, भाई क्या कर रहे हो भाई, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली स्टार्टअप इज नथिंग एल्स बट कि अपना खुद को ऊपर खड़े रहो। जो आपको लग रहा है कि मैं ये पर्टिकुलर बिजनेस करूं या धंधा करूं, उससे मेरा फायदा होगा, प्लस सोसाइटी का भी फायदा होगा, बिकॉज आप एम्प्लॉयमेंट करते हो, आप वो प्रोडक्ट निकालते हो, चाहे वो आप कोई इंडिविजुअल कस्टमर को बेचिए या कोई लार्ज कॉर्पोरेट को बेचिए, उसकी सप्लाई चेन, उसकी नीड्स को आप करते हो। सो दैट इज व्हाट इन माय व्यू इज अ वेरी सिंपल वर्ड कॉल्ड स्टार्टअप इज नथिंग एल्स बट कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो अपना, दैट्स इट। तो इसमें इनोवेशन की क्या कोई खास रिक्वायरमेंट है कि कोई नया बात होनी ही चाहिए? अगर मैं सेकंड जनरेशन बिजनेसमैन हूँ, मेरे फादर साहब कोई बिजनेस कर रहे थे, मैं वही बिजनेस कंटिन्यू करता हूँ, कुछ उसमें नए आइडियाज है, नए तरीके से कर रहे हैं, तो क्या इसको भी स्टार्टअप माना जा सकता है? यार देखो, कोई भी आप बिजनेस की बात करिए, इनोवेशन और चेंजिंग विद टाइम्स बोलते हैं ना, वो आपको कंटिन्यूस करना पड़ता है। सिंपल मैं तो सबको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप 2008-10 की बात करेंगे तो फोन सिर्फ एक ही चल रहा था, ब्लैकबेरी। करेक्ट करेक्ट। वो अभी है ही नहीं। फोन तो रहा, उसकी यूटिलिटी तो वही हुई है कि आप कॉलिंग करते हो, आप कैलेंडर डालते हो, आप ईमेल भेजते हो, आप एसएमएस भेजते हो, राइट। बट क्योंकि उन्होंने इनोवेट नहीं किया प्रोडक्ट में, वो बंद हो गई कंपनी। सो आज कोई भी बिजनेस है, उसको इनोवेट करना ही पड़ता है। और मैं तो देख रहा हूँ कि छोटी किराना शॉप को ही देख लीजिए आप। हाँ, ठीक है। पहले अगर आप कोई भी किराना शॉप में जाते थे तो क्या आपको अधिकतर मिलता था? बिस्किट्स मिलती थी और आपको छोटी छोटी एक्लेस या छोटी छोटी डोजेंस मिलती थी, जो लाल, हाँ, ब्लू, सब अलग अलग कलर की। करेक्ट करेक्ट। मगर आज वही किराना शॉप में जाएंगे तो आपको मालूम है कि चिप्स भी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, और कोल्ड ड्रिंक वो थम्स अप, पेप्सी नहीं, और छाछ और लस्सी नहीं, मगर बहुत अलग अलग टाइप की है। खम्बूजा से लेके ये ड्रिंक टू एपी टू बहुत सारी अलग अलग ड्रिंक्स मिल रही है। चॉकलेट्स देख लीजिए, आज डेयरी मिल्क भी है, कैडबरीज भी है, सब कुछ है। तो ये चीज आपको समय के साथ इनोवेट करना ही पड़ता, आपको अपने आपको चेंजेस करना पड़ता। और वो भी है कि टेक्नोलॉजी चेंजेस हो चुकी है। जो पहले एक दिन लग रहा था, अभी 1 घंटा में काम हो रहा है। बहुत आज के दुनिया में एआई के कारण, हाँ, अगर आप देखें, कोई अगर सॉफ्टवेयर बनाता है, जो पहले हमें अगर समझ लीजिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी प्रोडक्ट डिजाइन करनी है, उसकी ईआरपी करनी है, उसका
डिजाइन करना है, जो भी अपने को करना है, उसके लिए 10 20 25 इंजीनियर, जब एआई के कारण तो ऐसे ही हो जाता है, लिटरली बोलते हैं चुटकी में हो जाता है काम था। करेक्ट। आपने ब्लैकबेरी का अच्छा एग्जांपल दिया कि मेरे ख्याल से उनकी जो फॉल हुई जब उन्होंने एंटरप्राइज ईमेल डाला था, वो उनका सबसे यूनिक फीचर था। इट आई थिंक इट वाज समथिंग near 2010 2012 that was one of the best or mobile phone, every corporate was having it and flaunting it very high. Correct. But I assume as the data says कि उन्होंने जो Android की applications थी, they did not give space to that. They were not ready to change their operating software, hence they got obsoleted. Correct. So taking cue from same, आपको लगता है कि अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है या नए चेंजेस आ रहे हैं, अगर हम उसको बिजनेस में इम्बाइब नहीं करेंगे, एक तो कॉन्सेप्ट चेंज है, प्रोडक्ट डिलीवरी चेंज हो रही, तो जो लेटेस्ट चेंजेस हैं उनको तो हमको अपने बिजनेस में करना ही पड़ेगा, चाहे हमारा स्टार्टअप हो या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, ये तो करना ही पड़ेगा। करेक्ट यार, मैं तो बोल रहा हूँ इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन तो चलो एक बात है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है ना, हमें कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, जो हमारी सर्विसेज को ले रहे हैं, उनकी माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? उनके तरीके चेंज हो रहे हैं। अगर आप हमारा ही देख लीजिए, मैं जब बचपन में था, अगर मुझे कहीं भी रेस्टोरेंट में जाना है तो एक इवेंट था, महीने में एक बार, मे भी 2 महीने में एक बार मैं जाता था। अभी क्या है, अब हर हफ्ते में जाते हो। करेक्ट। वैरायटी चाहिए, स्विगी और ये सब आने के कारण आप मोबाइल से ऑर्डर कर ले तो घर में आता। तो क्या हुआ, कस्टमर के बिहेवियर चेंज हो गए। हाँ, ठीक है, इम्पैक्टेड अ लॉट। तो अगर वो कस्टमर जैसे बिहेवियर चेंज हो रहा, अगर उसके हिसाब से आप नहीं सोचोगे, आप नहीं करोगे, जैसे आपको मालूम है कि मैं एजुकेशन और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आप मेरे टाइम की पढ़ाई की बात करेंगे, ठीक है, जब मैं स्कूल जाता था एक ही था, यार पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, या थोड़ा स्पोर्ट्स खेल लो तो ठीक है, बढ़िया चीज है, बट पढ़ाई करो, पढ़ाई सेंट्रिक, एवरीथिंग वाज पढ़ाई सेंट्रिक। अभी अगर आप जाएंगे स्कूल में तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। चलो पढ़ाई तो करिए, मगर आप स्पोर्ट्स भी देखिए, आप म्यूजिक भी देखिए, आप डांस भी करिए, आप आर्ट भी करिए। और उसका कारण क्या है, जैसे समय के साथ ये सब एक्टिविटीज भी एक मेन फ्रेम में आ गई है। करेक्ट कि आप अगर वो एक्टिविटी में भी अगर बेस्ट हो, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे फुटबॉल में हो, तो आपके लिए करियर की अपॉर्चुनिटी है वह, जहाँ पे आप कमा सकते हो, आप खुश रह सकते हो, अपने परिवार को देखभाल भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया। और खुद की भी। करेक्ट। तो अब जैसे एजुकेशन में आपने बताया, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, तो सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, हम लोग सेम एज ग्रुप के हैं, तो जब हम लोग स्कूलिंग में थे तब पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन इंडिया से फॉरेन एजुकेशन का भी काम कम ही था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कुछ और सर्टिफिकेशन कोर्सेज या कोई और चीजों की क्या वैल्यू है। तो आज क्या कोई कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं जो ये बच्चों को आज गाइड कर पाए कि अगर उनको फॉरेन एजुकेशन में जाना है तो कैसे कर सकते हैं? आपका कोई एक्सपीरियंस, आपने किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया हो जिससे आपको कुछ इंटरनल आइडियाज हों कि अगर हम करें तो क्या करें, उसको कैसे करना चाहिए, कोई टैलेंटेड स्टूडेंट अगर आगे बढ़ना चाहता है तो हाउ कैन जी। सी, पहले आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। एक आपने बताया होलिस्टिक डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी इंडिया और अपॉर्चुनिटी इन ओवरसीज। सो एक चीज तो बहुत ही क्लियर हो गया है, चाहे आप स्कूल में कटक में जाइए या कानपुर की स्कूल बताइए या नासिक की देखिए या पुणे की, ऑल दिस आर टियर 2-3 सिटीज एज वेल। उसमें सब जगह ये क्लियर हो गया है कि आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए। मेरी चाइल्ड की फुल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो बोलते हैं लाइफ स्किल्स, जो हम बोल रहे हैं कि भैया आने के समय में जो फास्ट वर्ल्ड चेंज हो रहा, आप रेडी हो के नहीं। पहले क्या होता था, साइकिल 3 साल की थी, अभी साइकिल 2 महीना 3 महीना बहुत छोटी हो गई, तो आप रेडी हो के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये पर्टिकुलर चीज है ना, स्पेसिफिकली अमेरिका देख लेंगे, यूके देख लेंगे, काफी था। वहाँ पे कोटाज है जहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो तो आपको ले लेते थे, आप कंप्यूटर साइंस एज एग्जाम्पल में बहुत अच्छे हो तो आपके लिए बहुत ग्रांट से लेके सब कुछ होता था। और उसकी पढ़ाई जो थी ना, उससे आपको काफ़ी रिसर्च और रिस्क एपेटाइट भी बच्चे की बढ़ाते थे कि आप करो, आपको जो अच्छा लग रहा है, राइट, हम आपके साथ हैं। उसके कारण अगर आप देखेंगे लास्ट 10 साल में जो इंडियन बच्चे ओवरसीज में जाते हैं, वो पहले 50,000 थे, 1 लाख थे, अराउंड कोविड के टाइम 10 लाख भी हुआ है, अभी फिर भी 7-8 लाख जाते हैं। पूरी मार्केट अगर आप देखेंगे जो इंडियन ओवरसीज जाती है
वो ऑलमोस्ट $45 बिलियन की है, राइट। एंड वहाँ पे जब जाना है, बहुत कुछ जो लोग देखते हैं, एक चीज देखते हैं कि भैया कि आपके चलो ग्रेड 11, 12 या ग्रेजुएशन के बाद जाना है तो आपकी मार्क्स क्या है। दूसरा जो चेकते हैं कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, और उस प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है कि आप एनजीओ में सर्विस करते हो कि नहीं, कि आपने अगर बहुत पढ़ाई कर ली, आपने बहुत पैसा कमा लिया, बट आपके दिमाग में गिविंग बैक टू द सोसाइटी है कि नहीं, कि आप सोशल के पर्सपेक्टिव से देखते हो कि नहीं, चैरिटेबल पर्सपेक्टिव से देखते हो कि नहीं, आपके पास वो स्पेसिफिक स्किल्स है। आपके समझ लिया आपको नासा में जाके कोई रिसर्च करना है, तो आपके पास वो आपको करना है, मगर उसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर किया कि नहीं किया। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो करती है। हम लोग ने ये मार्केट अपॉर्चुनिटी देख के, जो $45 बिलियन की है कंपनी है जो बैंगलोर बेस्ड है, एम्बिशो, हाँ, उसमें हमने इन्वेस्ट किया है। नेम इज आल्सो वेरी वेरी एम्बिशन एंड एम्बिशो, एब्सोल्युटली राइट। तो उसमें जो है वो पहले पीएचडी कर रहे थे, अराउंड 50,000 बच्चे अच्छा हर साल इंडिया से पीएचडी के लिए जाते हैं। अभी पीएचडी मीन्स आपको रिसर्च करना चाहिए, आपको अच्छे गाइडेंस चाहिए, अच्छे प्रोफेसर के नीचे, और उसके बाद में ग्रांट भी चाहिए। वो ग्रांट का पूरा इकोसिस्टम वो लोग आपको बताते हैं कि चलो भैया आप ये रिसर्च करके जाइए तो आपको ये प्रोफेसर मिल जाएगा और ये ग्रांट भी मिल जाएगी, तो आप अपना जीवन 5 साल 6 साल जो भी आपका रिसर्च का समय कर सकते हो। उसके ऊपर जो अंडर ग्रेड है, बिकॉज अगर आप देखेंगे लास्ट 5-6 साल में ये आईजीएसई स्कूल्स, आईबी स्कूल बहुत बड़ी हो गई है, और लाखों बच्चे, 4.5-5 लाख बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं। करेक्ट। एंड अधिकतर उसमें से बाहर जाना चाहते हैं, अच्छी कॉलेज में जाना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, और अच्छी कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी नहीं है। नाउ द डाइवर्सिफिकेशन जो हो गया कि भैया मुझे इंजीनियर भी नहीं करना, मुझे आर्ट करना है, मुझे डिजाइन करना है, मुझे कम्युनिकेशन इंजीनियर, मुझे बहुत कुछ अलग अलग करना है लाइफ में। तो ये जो कंपनी है वो पूरी गाइडेंस देती है एंड टू एंड। मैं बोल रहा हूं नॉट इवन गाइडेंस, अगर ग्रेड 8 में हो आप, ठीक है, आपने सोच लिया कि चलो मुझे भी बायोकेमिस्ट्री करनी है या बायोफिजिक्स करनी है या कुछ ऐसा करना है जो बहुत ही नीश है, बहुत नीश मार्केट, तो आपको ग्रेड 8 से ही प्रिपेयर करते हैं। पूरी आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आपको असेसमेंट करते हैं, और आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रूमिंग करवाते हैं कि आप 9 में ये करिए, 10 में ये करिए, ये एग्जाम दे दीजिए, ये आप सीखो, ये बुक्स पढ़ाई करो, वहां पे ये रिसर्च करिए, आप वो चलो आप एक बार यूएस चले जाओ, यूके चला जाओ, इसके यहाँ करो, तो पूरा एंड टू एंड वो लोग करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रीमियम कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है कि मिडिल इनकम ग्रुप भी देख सकता है? बच्चा बहुत टैलेंटेड है बट ही कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट, देन व्हाट हैपेंस? सी द गुड न्यूज इज टुडे इंक्लूडिंग इंडिया, चाहे आप महिंद्रास का देखिए या टाटास का देखिए या बिरलास का देखिए, सब लोग अब अच्छे और क्वालिटी स्टूडेंट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। ओवरसीज में तो है ही, जहाँ पे स्कॉलरशिप बोलते हैं, तो अगर अच्छे स्टूडेंट से आप एकदम उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे हो, अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो, आप पूरी टैलेंटेड हो, तो वहाँ पे नॉट ओनली ओवरसीज बट इंडिया में देयर आर पीपल जो उसको ग्रांट देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उनको डोनेशन देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ लो इनकम के लिए है या प्रीमियम के लिए, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ है कि आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे जाके करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप के अराउंड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। एक वर्ड हम लोगों को सुनाई देता है सीड फंडिंग, फिर वर्ड सुनाई देता है एंजल फंडिंग, फिर वर्ड सुनाई देता है प्रोटोटाइप। तो इन सब चीज़ों का कोई सिंप्लीफाइड वर्जन एक लेमैन स्टूडेंट के लिए जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहा है बच्चा, उसके अगर स्कूल में व्यवस्था नहीं है, तो कुछ इसको हम लोग लेमैन अंडरस्टैंडिंग में आप क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे? हाँ जी। सो अगर आप देखेंगे कि जो स्टार्टअप वर्ल्ड है या वेंचर कैपिटल वर्ल्ड है या प्राइवेट इक्विटी वर्ल्ड है, इसकी जर्नी जो है वो हम बताते हैं कि सीड से और इवन आइडिया से जाती है आईपीओ तक, राइट। ये पूरी ऐसे करके जर्नी है, ठीक है। अब उस जर्नी में अगर अज्यूम करो आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और आपने सिर्फ पेपर में लिखा है कुछ भी, मगर वो आपको मालूम है कि वो पेपर, वो कॉन्सेप्ट को प्रोडक्ट भी लाने में आपको समझ लीजिए 50 लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, जो भी चाहिए, तब आप क्या करते हो कि आपको पैसे आप रेज करोगे ना। वो जो पैसा आप रेज करोगे वो पहला राउंड होता है, कोई उसको प्री सीड भी बोलते हैं कि भैया मेरे सीड, प्री सीड का और सीड में थोड़ा ही अंतर है, बट कहने का ये मतलब है कि अगर आपका प्रोडक्ट भी रेडी नहीं है, आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे रिसर्च करना है या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी आपको कुछ पैसे चाहिए, एज गुड एज के, वो उसको प्री सीड बोलते हैं, ठीक है। और उस टाइम जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो अधिकतर मैंने देखा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आते हैं, बट बिकॉज इंडिया में पूरी इकोसिस्टम बन गई है, राइट, व्हाट पीपल कॉल इट एंजल इन्वेस्टर्स,
करेक्ट। राइट, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, आपको जानते हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप पे भरोसा पे पैसा देते हैं, इसलिए एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। राइट, तो उसके बाद समझ लीजिए आपके प्रोडक्ट चल थोड़ा अच्छा है या आपका रेडी है क्या, तो आप देखते हो चलो इसका प्रोडक्ट रेडी है, मुझे थोड़े सीड पैसा दे दो, चाहे 50 लाख हो, फिर आप कंपनीज जो जिसने 20 करोड़ भी रेज किया है, अमाउंट को छोड़ते थे डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोडक्ट है, क्या सेक्टर है, उसके हिसाब से वो जब आप रेडी करते हो आपको देखना है कि भैया इसकी कस्टमर एक्सेप्टेंस है कि नहीं, मार्केट वायबिलिटी है कि नहीं, प्रोडक्ट किस मार्केट में जाएगा, कहाँ पे नहीं जाएगा एंड ऑल दैट। तब जो सीड इन्वेस्ट करते हैं टू प्रूव दिस, वो सीड के आसपास करते हैं। आप समझ लीजिए कि आपका प्रोडक्ट चल गया, आपकी रेवेन्यू हो गई, चाहे 5 लाख रेवेन्यू महीने की हो या 50 लाख की रेवेन्यू हो, उस समय पे जब आप पैसा रेस करने जाते हो तब प्री सीरीज है। तो प्री सीरीज जो है, जब आपके ने 1 साल से 3 साल काम किया है, आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपको मालूम है आपका कस्टमर कौन है, आपकी रेवेन्यू हो सकती है 50 लाख साल से 5 करोड़ 10 करोड़ भी रेवेन्यू, ये इज द टाइम जब हम जो ब्लिंक है, जो वेंचर कैपिटल फंड है, उस समय आते हैं कि प्री सीरीज ए में हम इन्वेस्ट करने चाहते हैं। ओके, ठीक है, अभी प्री सीरीज ए में जब आप रेस करते हो, अधिकतर आप 5 करोड़ 10 करोड़ इवन 20 करोड़ रेस समझ ली करते हैं। उसके बाद आपका फोकस होता है कि भैया मेरी जो कंपनी है 5 10 20 करोड़ की रेवेन्यू कर रही है, प्रोडक्ट मार्केट फिट, उसमें आप ग्रोथ और स्किल दिखाओ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर दी, आप बियॉन्ड देयर इज पीपल बियॉन्ड द फाउंडर्स, आपकी प्रोसेसेस अच्छी है, आपकी MIS दैट इज अच्छी है, इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए कि भैया ये प्रोडक्ट चल रहा कि नहीं चल रहा, एक प्रोडक्ट बेचने के लिए कितना मुझे खर्चा करना पड़ता है। अच्छा, इतनी डिटेलिंग में बात होती है, इतनी डिटेल में बात होती है कि आपने उस लेवल पे डिलीवरी में कैसा हुआ, किसने कस्टमर ने एक्सेप्ट किया, कितने कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, ओके, मतलब इतनी टोटल एनालिसिस है, टोटल एनालिसिस जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें भी असिस्ट करता होगा। हाँ जी, पूरी हम एनालिसिस करते हैं, नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट के पहले बट उसके बाद भी। अच्छा, हैंड होल्डिंग भी बहुत करनी पड़ती है और साथ में काम करते हैं। इसलिए हमारा विचार वही है कि जब किसी के साथ हम इन्वेस्ट करते हैं, हम उसके पार्टनर हैं, हम उसके दोस्त हैं, ठीक है, भले हम लोग बोर्ड में हो, भले हम लोग बोलते हैं हमने आपको पैसा दिया, हम इन्वेस्टर्स हैं, मगर अगर आप कोई भी एंटरप्रेन्योर को अगर अपने पार्टनर के हिसाब से नहीं सोचोगे, आपके दोस्त के हिसाब से नहीं करोगे, ठीक है, तब क्या होगा कि आप उसके साथ कैसे काम कर पाओगे, बिकॉज आपको तो जर्नी में साथ में रहना है। करेक्ट, ठीक है, आपको मालूम है कि भैया आज मैंने समझ लिया 10 करोड़ डाला है जी, ये कंपनी अगले साल 20 करोड़ रेवेन्यू करेगी, फिर 35 40 50 जो भी है, और जब रेवेन्यू बढ़ती है तभी आपका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरा भी रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। और क्या होता है, एक फाउंडर जो है उसको सेल्स देखना पड़ता है, मार्केटिंग देखनी पड़ती है, ऑपरेशन देखनी पड़ती है, टीम हायरिंग देखनी पड़ती है, मोटिवेशन ऑफ द टीम देखनी पड़ती है, फाइनेंस देखना पड़ता है, कंप्लायंस देखना, लीगल, सब कुछ देखना पड़ता है। ओके, मगर एक फाउंडर या 2-3 फाउंडर में कितनी टैलेंट होगी, तो उनको कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस, मेंटरशिप सब कुछ देना पड़ता है। तो वहां पे भी हम लोग हेल्प करते हैं। बट जस्ट टू कंटिन्यू ऑन दैट, प्री सीरीज ए के बाद सीरीज ए होता है, जो बोलते हैं कि चलो मैं ग्रोथ और करना चाहता हूँ, जहाँ पे 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ भी रेज करते हैं। फिर सीरीज बी सी डी इसके मैं 1000 करोड़ 2000 करोड़ रेवेन्यू कंपनी हो जाऊं, और जब बहुत बड़ी हो जाती है, प्रॉफिटेबल भी होती है, से 50 करोड़ 100 करोड़ का एबिटा जब होती है, तब जाके कंपनी IPO हो जाती है। तो ये पूरी चेन है जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है आपको एज लो एज 50 लाख से एज हाई एज कि आपको $1 बिलियन भी चाहिए, 8000 करोड़ चाहिए, 10,000 करोड़ चाहिए, 15,000 करोड़, वो पूरी सीरीज ऑफ इन्वेस्टर्स आज के दिन। तो वो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस अवेलेबल है सब। हाँ, अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है, गाइडेंस भी अवेलेबल है, मेंटरशिप भी अवेलेबल है, और लर्निंग्स भी बहुत है। तो अब जैसे आपने बोला कि कोई कंपनी 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगी, तो जो स्टार्टअप है, जिसका आइडिया है, जिसका कंसेप्शन है, वो उसके बदले क्या दे रहा है? कि आप उसमें कुछ शेयर उसकी कंपनी के लेते हैं, या जैसे कॉन्सेप्शन आपने बोला उसका भी आइडिया है, तो क्या उसको किसी प्रोफेशनल रिलेशनशिप में जाने के पहले अपनी कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी? और कोई अगर एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कोई बच्चा छोटा है, 10th क्लास का बच्चा है, वो तो कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता, तो क्या क्या उसमें रास्ते हैं? अधिकतर अभी जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही हुआ है। ऑब्वियसली फ्रॉम अ स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव पार्टनरशिप की का भी है, LLP विच इज लिमिटेड लायबिलिटी भी पार्टनरशिप है, बहुत सारे ऑप्शन, बट जो भी हुआ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही हुआ है, और बेस्ट स्ट्रक्चर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से 99% जो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड जो ग्रोथ के लिए देखते हैं, वो हरदम इक्विटी स्टेक लेते हैं,
इक्विटी शेयर्स जो होंगे वो कंपनी में होंगे। दैट मीन्स अगर बहुत ही लेमन में अगर समझ लीजिए 100 शेयर्स है, आपने उसमें 25% स्टेक लिया, तो उस 25% के आप प्रॉफिट के भागीदार हकदार हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के भी। हाँ, ऑब्वियसली लॉस का तो कोई आपसे मांगेगा नहीं, ऑब्वियसली जी। कोई मांगेगा नहीं, बट टू वेरी कंसिडर यू आर टुगेदर, दैट्स फ्रॉम थिक एंड थिन या अगर वो 100 शेयर्स की वैल्यू जो है अगर 1000 से 10,000 हो गई, तो आपके 25% की वैल्यू भी 2,500 करोड़ हो जाएगी। तो उस तरीके से ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। मगर अगर कोई डेट दे रहा है तब ऑब्वियसली इक्विटी नहीं लेंगे, तब आपको वो मांगेंगे भैया मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दो। तो अगर 10,000 करोड़ की कंपनी होगी मगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड्स या जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे आप डिबेंचर्स लो या कूपन्स है, तो आपको 8%, 10%, 12%, 14% में ही लिमिट हो जाओगे, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। बट वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आर रिस्की, दे नो दैट दे रिस्क में जा रहे हैं, उनको मालूम है कि बहुत उनका भी फायदा हो सकता है, Correct. और हो सकता है कि कंपनी डूब भी जाए। हाँ, नहीं, क्योंकि अब कंपनी आप पे इन्वेस्ट कर रही है वो, Correct. तो इसलिए वो प्रॉफिट पार्टनरशिप चाहिए। करेक्ट। एक पुराना क्वेश्चन और एक नई बात इससे याद आई कि कहीं कोई ग्रांट वर्ड भी यूज होता है, तो व्हाट इज ग्रांट? तो ग्रांट ये होता है कि आज देख लेंगे गवर्नमेंट है, बहुत सारी कॉर्पोरेट्स की सीएसआर भी है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कंपलसरी बोला है कि जो भी कॉर्पोरेट एक्स अमाउंट का प्रॉफिट करे तो उसको कुछ परसेंटेज 1-2% जो है वो सीएसआर में रखना चाहिए। अभी ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है इज टू सपोर्ट पीपल टू डू लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जहाँ पे बोलते हैं चलो भैया मैं इनोवेशन करना चाहता हूँ, या ये पर्टिकुलर मुझे आइडिया को कॉन्सेप्ट में करना है या प्रोडक्ट में करना, चाहे कुछ भी हो, तब आपको ग्रांट देती है गवर्नमेंट कि चलो आप करो, आपका ये सक्सेसफुल हो तो भी आप रखो, नहीं हुआ तो भी करिए, बिकॉज मोटिवेट करना है ना। हाँ। हमारे जो यूथ को है उसको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेट करना है। करेक्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई अगर आप गवर्नमेंट देखेंगे आरडीएफ स्कीम, सिडबी की फंड ऑफ फंड्स की बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाले फॉर द स्टार्टअप वर्ल्ड। तो उस कहना का मतलब है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं कि अगर एक स्टार्टअप स्टार्ट हुई तो अगर वो 10 आदमी को भी अगर एम्प्लॉय करेंगे, हाँ, तो उसके साथ में अगर 4 भी जन है उसके परिवार में, तो आप 50, हाँ, मतलब वो कल्टीवेट हो रही है वो हैबिट और और आप एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहे हो, जॉब क्रिएशन भी कर रहे हो, इकोनॉमी को भी फायदा कर रहे हो ना। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अगर आप देख लीजिए जोमेटो देख लीजिए, स्विगी देख लीजिए, आज कोई नहीं सोच रहा कि डिलीवरी भले स्कूटर में चल रहे हैं, ऐसे तो हम और आप कोई भी लेन में 10 बार स्कूटर से आते जाते रहते हैं। अभी वही देख लिया कि आप 10 बार स्कूटर में आते जाते रहो, चलो इसको आप यहाँ से वापस डिलीवरी कर दो, आपको पैसा मिल जाएगा। सही बात। ऐसी और बहुत कोई बड़ी- बहुत अलग स्किल नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी हाँ। पॉपुलेशन है, बहुत सारे अनस्किल्ड लोग हैं, गाड़ी तो वो चला ही रहे हैं, तो एक ऐसी स्किल को यूज करते हुए उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल गया जो इन सेटअप्स के आने के पहले उतना एलैबोरेट सेट नहीं था, कि चांस मिलने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब वो एक नॉर्मल स्किल से उनको एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट, दैट्स द होल आइडिया। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाइए, आप देखिए कि कैसे लोग नए नए बिजनेस स्टार्ट करें, नई इनोवेशन करें, और अक्रॉस द बोर्ड। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ही प्रोडक्ट में, टेक्नोलॉजी में है, नहीं, एग्रीकल्चर में है, हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते तो एजुकेशन में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है, बायोटेक्नोलॉजी में, अक्रॉस द सेक्टर है, इनफैक्ट अभी डिफेंस में भी है। जी। तो जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो अभी कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते हैं, अंडर एज हैं, तो अगर उनके पास आइडिया है तो व्हाट इज द वे टू गो देयर? सी बेसिकली अगर उनके पास आइडिया है, उनको अगर आईपी करना है, आईपी के लिए अप्लाई करना, पेटेंट के लिए अप्लाई करना है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं। उसके पेरेंट्स जो है, उनके जो गार्जियन होंगे वो कर सकते हैं, एज अ माइनर दे कैन ऑल्सो ओन इक्विटी शेयर्स, वो कर सकते हैं, और उसके अंदर करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना कि आपको नहीं मालूम है कि अब 10 साल के हो, ठीक है, आपने आइडिया बहुत अच्छी कर दी, पर आपको नहीं मालूम है कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है फ्यूचर में। तो ऑलवेज बेटर है कि आप उसका आईपीआर कर लो, ट्रेडमार्क कर लीजिए, पेटेंट है, जो भी प्रोसेस है, एक कंपनी में रखो, वेयर ऑब्वियसली एज योर पेरेंट्स विल सपोर्ट यू, उसके शेयर होल्डर होंगे, आप भी शेयर होल्डर होंगे, उस एज ए गार्जियन दे कैन ऑलवेज डू दैट। अच्छा, किसी के पास अगर 2 आइडिया या 3 आइडिया पे साइमल्टेनियसली करना चाहता है तो ये राइट अप्रोच है? और अगर करता है साइमल्टेनियसली तो क्या उसको 3 अलग अलग कंपनी बनानी चाहिए, कि एक में ही तीनों के साथ कर सकता है फिर आगे स्प्रेड कर लेगा? यार देखो, 3 आइडिया मेरे हिसाब से बहुत होती है, डिपेंड्स क्या डेप्थ की आइडिया है,
बट मेरे विचार से ऑलवेज बेटर है कि आप एक चीज जो समझते हो उसमें डीप जाइए और बी द बेस्ट इन दैट। तो चूज वन आउट ऑफ द थ्री एंड ऑलवेज बेटर। क्या होता है ना, आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ करने की कोशिश करोगे और आप माइंड जो है ना अपना बहुत ही हरदम चंचल रहता है, तो ये थोड़ा सक्सेस हुआ तो आप उसमें जाओगे, ये थोड़ा वीक हो, अरे नहीं इसमें ट्राई करते, नहीं उसमें ट्राई करते। उससे अच्छा यार आप जो बिलीव करते हो ना उसमें एकदम दर्द से काम करो, उसमें सक्सेस मिलने की बहुत पॉसिबिलिटी है। गुड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि आदमी को लगता है कि 2-3 आइडिया पे सही तीनों पे करो, हो सकता है कोई एक चल जाए, लेकिन वो आपका वैलिड पॉइंट है कि अगर मन हल्का भी 19-20 हुआ तो अगर प्लान बी है तो प्लान ए डाइसी हो जाता। यार आप सिंपल देखो, कोई जॉब तो एक ही करता है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि मैं डॉक्टर की भी डिग्री ले लूं, इंजीनियर भी ले लूं, देख लेता हूं कौन सा मेरा आइडिया चल जाएगा। ठीक बात। एक ही भी आप फोकस करते हो ना तो इट ऑलवेज बेटर है। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड इनसाइट। एक और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हम लोगों को सुनाई देता है, इनोवेशन। सब लोग अपने अपने हिसाब से समझते हैं उसको। स्टार्टअप वर्ल्ड में इनोवेशन का क्या मतलब है, वो प्लीज जरा समझाइए। सी ये इनोवेशन जो वर्ड है ना उसके बहुत मतलब हो सकते हैं। इनोवेशन इन मेरे से हो सकता कि भैया ये मग की डिजाइन जो है यार इसमें ये साइज नहीं, इसके हैंडल पकड़ने का छोटा साइज करो बिकॉज वो बहुत ही अच्छा ग्रिप है होगा। ये टेबल भी एक प्रोडक्ट इनोवेशन ही है कि ये प्रोडक्ट अच्छे लगेगा डिजाइन, तो एक इनोवेशन आप कहीं भी कहीं कर सकते हो। बट जब इनोवेशन करते हैं ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने देखा है और सबको बच्चे लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी इनोवेट करो, फटाफट फेल हो, फटाफट आप ट्राई करो, बिकॉज आपको नहीं मालूम है कि जब पहली बार आप ट्राई करोगे कुछ अलग करने के लिए सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। एंड नॉट नेसेसरी कि पहली बार में आपको परफेक्ट करना है। आप कुछ भी इनोवेट करते हो, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब आप ट्राई करो, ये नहीं चला आप फेल करो, फिर उसको ठीक करो, धीरे 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 आप ठीक करते जाओ, तब जाके हो सकता है आपका बेस्ट इनोवेशन हो जाए। तो पहले क्रिएट करना शुरू करें, धीमे इम्प्रोवाइज करेंगे, इम्प्रोवाइज कंटिन्यूस करो, परफेक्ट डिजाइनिंग होती रहेगी, क्रिएशन तो शुरू कर ही वो कर दीजिए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की, जब मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जब गया था तब बहुत अच्छी केस स्टडी है कि एक यॉट कंपटीशन थी, एक थी बहुत बड़ी कंपनी बोइंग और एक थी लोकल, ठीक है। अभी जो बोइंग थी ना उनको परफेक्ट करना था, ठीक है, तो बोला कि मैं ये परफेक्ट करूंगा तो भले 1 महीना लगेगा बिकॉज मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। और दूसरी जो होती लोकल टीम, उनका फोकस एक ही था, सिंपल, कि मुझे ये जो यॉट बनानी है, मैं फेल होगा फिर ट्राई करो, फेल होगा ट्राई, तो क्या करते यॉट बनाते थे, समुद्र में ले जाए, ये फेल हुआ, ये ठीक नहीं चला, ये ठीक करो। वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के कारण उनकी बेस्ट हुई। तो ये इनोवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं टू इन दिस इनोवेशन, उसमें आप फटाफट फेल हो, फटाफट ट्राई करो, फटाफट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय समवन वेयर उन्होंने न्यू लोगों को वो मिट्टी से घड़ा बनाना सिखाया। तो एक टीम को बोला कि एक ही घड़ा बनाना है लेकिन परफेक्ट बना होना चाहिए। तो वो उसमें बनाते रहे, वर्सेस दूसरे को नंबर ऑफ घड़े दे दिए कि तुम्हें उतनी देर में 100 घड़े बनाने हैं। तो जो मतलब 3rd, 4th, 5th, 6th इंप्रूव होता चला गया, और मेरे ख्याल से 35th घड़े के बाद जो उन्होंने बनवाए थे वो एकदम अलग ही था, परफेक्ट, एब्सोल्युटली। सो दैट टेकिंग आइडिया फ्रॉम दैट कि आपको शुरू कर देना और करते ही चले जाना, सिर्फ ऑटोमेटिक इंप्रूव होके हाँ जी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आप इफ यू कैन से समथिंग फॉर स्टूडेंट्स की अगर उनको करना है तो कैसे करना है, अगर what should they do in one line, how should we move ahead, kind of thing, something for our audience. See, मैं एक ही चीज बोलूंगा और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, इस दुनिया में ना ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। मैं जब वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में गया था, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, 11 साल फाइनेंशियल सर्विस में था, और उसके बाद मुझे प्राइवेट इक्विटी में जाना था। बहुत जन मुझे बोले अरे नहीं आपको तो बड़ी डिग्री चाहिए, अरे आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए, बट एक ही मेरा मकसद था कि नहीं मुझे प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल में जाना, खुद का करना है। तो अब 15 साल निकल गए, तो एक ही चीज मैं कहूँगा, अब डर से मत करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, और कहीं ना कहीं आपको रास्ता जरूर मिलेगा। So this was Amit Ratanpal ji from Blink Capital, and it was great to hear from him, and surely our audience can give a message in the comment in which they can ask the questions. We'll get the relevant answer and given back to you. Please like, share and subscribe. Thank you all.